हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, विकास कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चार्टर एक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट। उसके बाद से कैसे जो हमारा जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का निर्माण हुआ उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को इट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। 26 जनवरी मार्किंग इट केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950 मार्किंग इफेक्ट है, ठीक है। सो और हमारा जो इनैक्टमेंट है कौन सा है, जो 1950 को हम लोगों ने इफेक्ट में लाया था, लेकिन 26 जनवरी इफेक्ट में आया। और सबसे बड़े चेयरमैन ऑफ आवर ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? चेयरमैन ऑफ आवर ड्राफ्टिंग कमेटी थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे दो रूल आए, ठीक है, कंपनी रूल, ठीक है। उसके बाद क्राउन रूल। कंपनी रूल कब कहते हैं? कंपनी रूल बोलते हैं 1773 से लेके 1848 तक, सॉरी 1858 तक, ठीक है। जिसमें जो हमारा जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क था अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, ठीक है। एंड देन विल डिस्कस अबाउट क्राउन रूल। क्राउन रूल कब से कब तक, ठीक है। तो क्राउन रूल का अगर समय हम लोग बात करें तो 1858 से लेकर 1947 तक, ठीक है। जिसमें डायरेक्ट ब्रिटिश रूल का उसमें हाथ था, उसमें जिसमें आपका वायसराय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, दो लोग नए नियुक्त किए गए थे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन व्हाट इज कंपनी रूल, ठीक। कंपनी रूल जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 1773 से लेके 1773 से लेके 1858 तक हम लोग ने बात करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट एक्ट ऑफ आवर कंपनी रूल, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट का जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज वारेन हेस्टिंग, ठीक है। याद करिए दोस्तों, क्योंकि यह हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो हमारे जो गवर्नर जनरल हैं वो वारेन हेस्टिंग है, ठीक। सो फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशंस कहाँ से कैसे हुआ, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अफेयर्स था, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नियुक्त किए थे, कौन से? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। सो उसके बाद से जो हम लोग बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, जो कि लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज गवर्नेंस, ठीक। जो कि आपका जो जितने भी भारत के उस समय जो प्रोविंसेस थे सब के सब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे, जो कि सेंट्रलाइज था, ठीक है। और वो किनके मतलब हाथों में था? वारेन हेस्टिंग के हाथों में, ठीक। उसके बाद से कंपनी रूल्स इनका क्या क्या, ठीक है। तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स, उसने पॉलिटिकल और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी डिसाइड किया होता है, ठीक है। सो देन नेक्स्ट अब बात करेंगे कि अपॉइंटमेंट का, ठीक है। जो गवर्नर जीजी है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, अपॉइंटेड लॉरेन हेस्टिंग काउंसिल्स में 4 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव में। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 4 मेंबर्स आर देयर, ठीक है। सो बात करेंगे कि फर्स्ट अगर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो हम लोग बात करेंगे कि 1774 में आपका हुआ था, ठीक है। जिसके जज थे इलीजा इम्पे, सर इलीजा इम्पे,
मीन थे। माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि वर्ड मीनिंग में मैं कभी समटाइम आई लैक, तो सॉरी रहेगा इसके लिए, ठीक है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ, चलो फिर से बात करते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड्स, ठीक है। प्राइवेट बैंड हो गया, प्राइवेट ट्रेड्स, ब्राइब्स अमंग द कंपनी सर्वेंट्स, ठीक है। जो भी कंपनी के कार्यकर्ता थे, ठीक है, उन पे ब्राइब का जो भी आरोप था, उसको देखते हुए उन ब्राइब का मुकदमा बंद कर देगा, बैंड कर देगा, प्राइवेट ट्रेड्स नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। ब्रिटिश ओवरसाइट रिक्वायर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट रेवेन्यू सिविल मिलिट्री, अर्थात 1773 के एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD, ठीक है, COD को भी नियुक्त किया गया, जो काउंसिल्स ऑफ स्टेट के ही अंदर में आते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं उनके अंदर आते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या था, रेवेन्यू, ठीक है, सिविल, उसके बाद मिलिट्री मैटर्स पे डिस्कस करना, उनको देखना, उनका उनका निरीक्षण करना, ठीक है। प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इनके अंदर में बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वेयर मेयर सबऑर्डिनेट्स बंगाल, ठीक है। तो जो बंगाल के जो जीजी थे, गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग, उनके अंदर कौन सा आ गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास, ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक। सो बस 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसके गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे, इतना ही तक था, खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट अमेंडिंग एक्ट 1781, ठीक है, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके भी गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। चिंता नहीं कीजिए 1784 में आपको पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, उस पर आपको चेंज हो जाएगा गवर्नर जनरल का, ठीक है। सो गवर्नर जनरल कौन थे इसमें, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल के काउंसिल्स में जो इसमें कुछ बदलाव आया कि भाई सारा चीज़ तो आप ही ले रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ बदलाव आया कि आप निश्चिंत रहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, तो आप इससे पता चलता है कि जो भी हमारे वारेन हेस्टिंग थे, वो चाहते थे कि सेंट्रलाइज पावर चाहते थे, ठीक है, सेंट्रलाइज, जो कि जितना भी इंडिया का प्रोविंसेस था, जो भी इंडिया का बाउंड्रीज था, वो कहाँ पे कि उनका हेडक्वार्टर हो, बॉम्बे में, सॉरी, बंगाल में, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम था उस पर वो ज़्यादा बल देते थे, ठीक है, बल देते थे, ठीक। तो गवर्नर जनरल काउंसिल में सुधार किया गया, जिसको एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन, जो भी ऑफिशियल्स वर्क थे, ठीक है, ऑफिशियल्स काम थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा, ठीक है, इससे पता चलता है। देन रेवेन्यू मैटर्स को भी बोला गया कि नहीं, रेवेन्यू मैटर्स भी आप छोड़ दीजिए, हमारे अंडर में होगा, मैं हूँ वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। तो रेवेन्यू जो मैटर्स था उसको भी एक्सक्लूड करके सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। पर्सनल लॉ ओनली, जो कोर्ट टू अप्लाई हिंदू मोहम्मदन लॉ रिस्पेक्टिव हिंदू मोहम्मदन लॉ रिस्पेक्टिव डिफेंडेंसी, अपील प्रोविंशियल कोर्ट्स अपील डायरेक्टेड टू, जो अपील थे, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, अपील्स था उनका डायरेक्टेड टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल। जो प्रोविंशियल कोर्ट थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, सीधा गवर्नर जनरल के काउंसिल्स में जाएंगे, जो कि कौन है वहाँ पे, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो रेगुलेशंस भी अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल काउंसिल इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस। अब बताइए, रेगुलेशंस जो भी रेगुलेट जो नियम है, यहाँ तक कि वही बना देगा कौन, वारेन हेस्टिंग। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो चलिए ऐसे ही डिस्कस करते हैं और आगे, ठीक है। अब आ गया आप लोग से बेसब्री से इंतजार था, जिसका पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, 1784 में हुआ था, पिट्स, ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब इसमें भी पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे, ठीक है, देर आर वेरी फ्यू चेंजेस। सो इसका जो इस एक्ट के भी कौन से हैं, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब इसमें जो इसमें फंक्शनल डिस्टिंक्शन है, सेपरेटेड कर दिया गया, कौन सा, कमर्शियल को अलग कर दिया गया, जो भी हमारा कमर्शियल है और जो रेवेन्यू पर्पज है, ठीक है, कमर्शियल जो भी पैसा है, ठीक है, आय है,
जो सोर्स है जो जो इनकम का सोर्स है वो कमर्शियल को अलग बांट दिया गया, और पॉलिटिकल जो भी फंक्शंस हैं उसको अलग बांट दिया गया, जो भी राजनीतिक मुद्दा है उसको अलग बांट दिया गया, ठीक है। और जो कमर्शियल जो पैसे से के लेन देन जो भी था उसको भी अलग बांट दिया गया, सॉरी, ठीक है। अब इसी में आता है ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है। ड्यूअल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आ गया, ठीक है, 1784, ठीक है। अब इसमें आ गया, पहले आप याद कीजिएगा कि कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टरी थे, ठीक है, COD, और यहाँ से आ गया भाई बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल, BOC, ठीक है। बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। इतना याद रखना कि बोर्ड्स ऑफ जो BOC बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल विल मैनेज्ड एट द टाइम कौन सा पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है, सुपरवाइज सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशंस फॉर रेवेन्यू, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? ओवरसीज कमर्शियल अफेयर्स। जो कोर्ट्स ऑफ COD थे वो कहाँ से, COD किसके अंदर में आता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 एक्ट के अंदर में आता था। और कौन थे उसके उसके जो गवर्नर जनरल के अंदर आता था, ठीक है। और ब्रिटिश पोसेशन, ठीक है, फर्स्ट रेफर टू कंप्लीट टेरिटरी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। फर्स्ट टाइम इसमें कहा गया कि आप कहीं भी रहिए लेकिन ब्रिटिश आधिपत्य हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया ग्रांटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोल, ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स जो है, ठीक है। अब इस फर्स्ट टाइम जो कोर्ट ऑफ COD बना, ठीक है, कमर्शियल, अब दोनों को आदमी हम लोग नियंत्रण कर लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें क्या था भाई, इसमें बस नया आदमी आ गया। कौन आया है, ठीक है, कौन आ गया है? तो BOC बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल विच मैनेज क्या करेगा, कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है। सो हियर और आल्सो देयर इज वन टर्म हु हैज चेंज्ड इन दिस एक्ट, जो ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश का आधिपत्य बढ़ गया भारत में, ठीक है। बस इससे का यही इतना ही है। अब हम लोग बात करेंगे 1786 एक्ट, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 1786 का जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? कॉर्नवालिस थे, ठीक है, कॉर्नवालिस। हाँ, इसीलिए ड्यूअल गवर्नमेंट भी आया, कॉर्नवालिस ही थे, इट वॉज हिम भाई, ड्यूअल गवर्नेंस, ठीक है। सो गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, बस इस पर कुछ नहीं है, बस कमांडर इन चीफ का इनको अपॉइंटमेंट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बोलते हैं कि नहीं हमको भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का हमको पद चाहिए, ठीक है। एंड कमांडर इन चीफ जो डिफेंस का जो हेड होता है, ठीक है, डिफेंस का हेड होता है, बस वो चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ में इनको पोस्ट मिला था, ठीक है। कौन सा एक्ट में? 1786 एक्ट, ठीक। हाँ, सो अब इनको एक और चाहिए कि हम जो भी फैसला होगा, ठीक है, जो भी फैसला होगा मैं उसको ओवरराइड कर सकता हूँ, ओवरराइड द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल्स, ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओवरराइड अथॉरिटी। कॉर्नवालिस वाज ग्रांटेड पावर टू ओवरराइड काउंसिल डिसीजन इन स्पेशल केसेस, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है, ठीक है। सेम एज लाइक दैट वाज गिवन बाय दिस एक्ट, ठीक है। जो कि एक्ट कौन सा है? 1786 में, ठीक है। कॉर्नवालिस थे, कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस के थ्रू क्या चाहिए था हमको? एक्स्ट्रा पावर चाहिए, जो ओवरराइड द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल्स इन स्पेशल केसेस, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको भी खत्म, 1786 भी खत्म। अब नया है फर्स्ट चार्टर एक्ट, ठीक है। फर्स्ट चार्टर एक्ट क्या बोलता है? फर्स्ट चार्टर एक्ट बोलता है, जो कि 1783 में इसको लाया ही गया था कि भाई जो भी है 20-20 साल को दिया जाएगा, ठीक है। और 20 साल में क्या हो सकता है चेंजेस, हम लोग 20 साल को देखते हुए और आगे 20 साल में फिर से चेंज किया करेंगे, ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 17 चार्टर एक्ट फर्स्ट 1793, ठीक है। इसके कौन थे गवर्नर जनरल? जॉन शोर थे, जॉन शोर, ठीक है, जॉन शोर, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन शोर। अब क्या था इसमें बदलाव था? एक्सटेंडेड पावर, ठीक है। इस जो भी 1786 में कॉर्नवालिस को मिला हुआ था, उससे और ये चाहते थे कि हमको और ज़्यादा पावर मिले, एक्सटेंडेड पावर। देखो, ओवरराइडिंग पावर्स ग्रांटिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस वर एक्सटेंडेड टू फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, पर एक्सटेंडेड किया गया था, ठीक है। फ्यूचर गवर्नर जनरल जो उनको पावर मिला हुआ था, एक्सटेंडेड पावर्स, उनसे और ये लोग चाहते थे कि हम लोग क्या बोला था,
और थोड़ा पावर को एक्सटेंड कर दिया। जो ओवर हेड ऑफ काउंसिल्स था उसको हम लोग कोई भी चाहेगा भाई, उस समय का जो मानसिकता था ब्रिटिश का, चाहता था कि भाई एब्सोल्यूट पावर मेरे हाथों में रहे पावर। तो सिंपल बात है, ठीक है, आप इससे से अंदाज़ा लगाइए कि कितने गलत था। ठीक है, इंक्रीज्ड अथॉरिटी, इनहेंस्ड गवर्नर जनरल्स कंट्रोल ओवर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। इंक्रीज्ड, अब बताइए, अब जो बंगाल जो गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल, उस पर जो इनहेंस्ड कंट्रोल ओवर बॉम्बे, अब वो चाहता था कि मैं बॉम्बे पे भी राज करूं, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी वो मेरे सबऑर्डिनेट, वो मेरे नीचे आए। ठीक है, इससे यह पता चल रहा है कि सेंट्रलाइजेशन वो चाहता था। ठीक है, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ही वॉज इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इससे यह पता चल रहा है। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, 1793 में ट्रेड मोनोपोली का भी आया था, जो कि एक्सटेंडेड मोनोपोली इंडिया फॉर एडिशनल 20 ईयर्स। बोले थे ना आपको 20 साल तक मिला, 20 साल तक दिया गया था समय। इन दिस एक्ट इट वॉज गिवन बाई 20 ईयर्स टू डू बिजनेस। ठीक है, जिसको मोनोपोली बोला, एक अधिकारी बस यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर्स ही चलाएंगे और कोई नहीं चलाएगा। ठीक है, सो काउंसिल्स मेंबरशिप की बात करते हैं। स्पेसिफाइड दैट द कमांडर इन चीफ वुड नॉट बी द काउंसिल अनलेस अपॉइंटेड। ठीक है, इसमें बता रहा है कि स्पेसिफाइड था कि कमांडर इन चीफ वुड नॉट बी काउंसिल्स मेंबर अनलेस, अगर जब तक उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा तो वो अभी मेंबर नहीं है। ठीक है, इसके काउंसिल्स, ठीक, फाइनेंशियल प्रोविजंस कौन थे? मैंडेटेड पेमेंट बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ्स। ठीक है, जो हमने पढ़ा था 1784 में, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल, जो कि कमर्शियल जो मुद्दा था, जो कमर्शियल्स जो अफेयर्स था वो देखेंगे, उनमें से ही इसमें आप बता रहा है कि फाइनेंशियल प्रोविजन से मैंडेटेड पेमेंट हो, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल ही पेमेंट करेंगे, जितने भी स्टाफ्स हैं। ठीक है, स्टाफ्स हैं, उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, कहाँ से? इंडियन रेवेन्यू से। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको कि कैसे हमारे ही पैसे से वो लोग राज करते थे, हमारे ही पैसे को सब वो लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। सो 1793 एक्ट खत्म हुआ, और अब हम बात करेंगे जैसे उसमें बताया गया था कि 20 साल बाद, ठीक है, 20 साल बाद 1793 से 20 साल बाद अगर हम 20 ईयर्स ऐड करेंगे तो 1813, तो सेकेंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813 विल डिस्कस राइट नाउ। सो अब इसमें जो गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, इसमें भी जो मोनोपोली था उसको एक्सटेंड कर दिया गया 20 ईयर्स तक। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउइंग मर्चेंट्स टू ट्रेड एक्सेप्ट, ठीक है, फॉर ट्रेड चाइना टी एंड ओपियम, अफीम का जो चाय और अफीम और चाइना, बस इतने ही के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था 20 ईयर्स तक। ट्रेड जो मोनोपोली था, मोनोपोली में होता है एक अधिकार। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि जो भी कंपनी था उसको जो ब्रिटेन था वहाँ से मिला हुआ था समय 20 साल के लिए। ठीक है, उस समय के दौरान आपको बता दें कि इससे पता चल रहा है कि कैसे चाय, ठीक है, और चाय, चाइना एंड ओपियम से था अफीम। ठीक है, इनके साथ मिला था ट्रेड मोनोपोली। ठीक, एंड असर्टिव ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी ओवर कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। ठीक, असर्टिव ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, जो हमारा जो भारतीय जो क्षेत्र था, टेरिटरी असर्टेड ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बल दिया गया था कि चलेगा ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस एंड पनिश डिफॉल्टर्स। इसमें जो 1813 चार्टर है, इसमें आपको क्या किया गया? इम्पावर्ड किया गया। ठीक है, किसको? जो लोकल गवर्नमेंट्स थे कि टैक्स पे करें, इम्पोज जो नियम है टैक्स लगाएं, टू इम्पोज टैक्सेस एंड पनिश डिफॉल्टर, जो टैक्स का नियम लगाएं और जो डिफॉल्टर है उसको हम लोग पनिश भी करें। ठीक है, एक्सटेंडेड कंपनी रूल्स एंड 1813 में फिर से आपका क्या बोला जाता है, एक और 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, कि आप 20 साल और इसको सेम वे में कंपनी को प्रॉफिट दीजिए। ठीक, इनहेंस्ड। और एंड ऑल्सो जो बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल था, जो कमर्शियल अफेयर्स को देखता था उस समय, उसको भी हम लोग 20 साल तक
मौका दिया और उसका भी जो पावर्स था उसको भी एक्सटेंड किया, ठीक है। एंड ऑल्सो जो एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, वो चार्टर एक्ट 1813 से ही शुरू हुआ था, ठीक है, जिसमें मिशनरी भी आए, मिशनरीज जहाँ पे लिखा अलाउड मिशनरीज टू प्रमोट मोरल्स रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। एंड ऑल्सो उसके लिए हम मैंडेटेड 1 लाख जो पैसा था, 1 लाख पैसा हर साल, ठीक है, हर साल की भांति प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए में उन्होंने मुहैया कराने का भी दावा किया, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटेड कंपनी टेरिटोरियल रेवेन्यू कमर्शियल प्रॉफिट रिक्वायरिंग सेपरेट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। रेगुलेटेड ये बोल रहा है कि जो टेरिटोरियल रेवेन्यूज हैं, कमर्शियल प्रॉफिट्स हैं, रेगुलेटेड द कंपनी टेरिटोरियल रेवेन्यू एंड कमर्शियल प्रॉफिट्स रिक्वायरिंग सेपरेट अकाउंट्स, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि जो हमारे ही पैसे थे उनको उन लोग सेपरेट अकाउंट में जो भी रेवेन्यू था, ठीक है, और कमर्शियल प्रॉफिट था, दोनों करते थे। यहाँ तक 1813 जो 1813 जो चार्टर एक्ट वो खत्म हुआ, ठीक है। हम लोग बात करेंगे 1833 चार्टर एक्ट, ठीक है। 1833 इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। सो mark the final step towards centralization. I was talking about centralization that time. Centralization is the last stage of our Indian history in British era, ठीक है। So final step towards centralization in British India, ठीक, giving it is a all India character, ठीक है। लीगल अब बात करेंगे तो लीगलाइज ब्रिटिश कॉलोनियल ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ये लोग कोई व्यापार कुछ नहीं करते थे, सीधा हो गया भाई प्रशासनिक जो बॉडी होती है, जो निकाय होती है, उस के रूप में ये लोगों ने खुद को बना लिया, ठीक है, खुद को मजबूत कर लिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार पहले आए थे कंपनी करने, ठीक है। कंपनी के बाद उन्होंने सबसे पहले आप देखें तो सामान बेचा अपना, ठीक है। यहाँ पे कंपनी कारखाना खोला, उसके बाद से यहाँ के राजाओं से लड़ाई किया, उसको लड़ाई करने के बाद युद्ध जीता, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब अपनाया, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे उन लोगों ने अपना जो कारखाना खोला के बाद एक कंपनी रन किया था। कंपनी रन करने के बाद धीरे धीरे उन लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा किया कि अब उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का भी रोल निभा रहे हैं, जो कि उनका प्राइमरी वर्क नहीं था, ठीक है। तो मनी मैटर्स, दैट्स वाई पीपल ऑलवेज से मनी मैटर्स, ठीक। सो अब यहाँ से आपको जो 1833 से जो चार्टर एक्ट है, यहाँ से आपका जो चार्टर एक्ट है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कंपनीज मोनोपोली एंड चाइना टी, ठीक। यहाँ से पता चलता है कि हम जो भी कंपनी से मोनोपोली था, चार्टर एक्ट ख़त्म हो जाता है। कब खत्म हुआ? 1833 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल केम टू बी नोन एज द काउंसिल्स ऑफ इंडिया टू बी एंड काउंसिल्स इंडियन काउंसिल्स। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि परिषद का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इंडियन काउंसिल्स, भारत का परिषद, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है, धीरे धीरे अब आगे बढ़ता है, जो कि हमारे इंडियन जो भी उस समय के फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी जो काम करना चाहते थे ब्रिटिश के साथ, ठीक है, उन लोगों ने धीरे धीरे अपना जो रुख है ब्रिटिश जो कंपनी की तरह अपनाया, ठीक है। डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल से शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? ग्रांटिंग फुल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक ट्रांसफर्ड लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम बॉम्बे मद्रास, ट्रांसफर्ड कर दिया गया, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम बॉम्बे मद्रास टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दोनों का जो खुद से ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट विल डिस्कस इम्पावर्ड गवर्नर जनरल टू अमेंड और रिपील लॉज ब्रिटिश इंडिया। इम्पावर्ड जो गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया का, जो विलियम बेंटिक थे, उनको सुधार भी कर सकते हैं और रिपील, ठीक है, रिपील और बदल भी सकते हैं। अमेंड और रिपील द लॉ, बदल भी सकते हैं, ठीक है। प्रपोज्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिविल सर्विस। याद करिएगा दोस्तों, यहाँ पे
जो बस प्रपोज्ड है, ठीक है। सिविल सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से प्रपोज किया गया था, ठीक है, लागू नहीं किया गया था, प्रपोज्ड, ठीक है, फ्रॉम कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स, ऊपर फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, सीओडी, ठीक है। अब इसके बाद से ही आता है लॉर्ड मैकाले, ठीक है, ठीक है, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। इंडियन लॉ कमीशन आया है, ठीक है, कब है, 1834 में, फॉर लीगल कोडिफिकेशन, जो भी लीगल है, जो न्यायिक है उसको कोडिफाई करना, ठीक है, एकत्रीकरण करना, कोडिफिकेशन, ठीक है। चेयर्ड बाय किसके, लॉर्ड मैकाले। कब आया था, 1834 में, इंडियन लॉ कमीशन, ठीक है, इंडियन लॉ कमीशन याद रखें। अब यहाँ से खत्म होता है, ठीक है, कौन सा, चार्टर एक्ट, ठीक, 33, 1833। अब नेक्स्ट चार्टर एक्ट कौन सा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक, ये लास्ट चार्टर एक्ट है, ठीक है। तो इसका गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लास्ट इन द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स, चार्टर एक्ट कब से कब तक, ठीक है, 1783 से लेके 1853, ठीक है, लिखा हुआ 1783, सॉरी 93 से लेके 93 से लेके 53 तक, ठीक, 53। अब सेपरेटेड, यहाँ पे सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। जो गवर्नर जनरल काउंसिल था उसको एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव, जो न्यायपालिका है, ठीक है, जो कार्यपालिका और जो विधायिका है, दोनों को अलग कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से 1853 चार्टर से, ठीक, इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन, बोले थे ना आपसे कि जो पहले था सेंट्रलाइज्ड पावर, अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे करते 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 हमारे देश की आज़ादी तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया आपको दिखेगा, ठीक। सो इंडियन इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन in Indian legislative councils with 6 new members, councils from टोटली 12 में, टोटल कितना थे, 12 मेंबर थे, ठीक है, लेकिन 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, रिड्यूस टू बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बीओसी में जो 24 थे वो 18 हो गए, ठीक है, और विद इन 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय ब्रिटिश क्राउन, 6 जो है नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है, 24 से 18 किसमें हुआ था, 1853 चार्टर एक्ट में, ठीक। अब उसके बाद से बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन, मिनी पार्लियामेंट, मिररिंग ब्रिटिश, ठीक है, मिनी पार्लियामेंट के थ्रू यह अब काम करने लगा, ऑलमोस्ट नहीं काम किया लेकिन उसके जैसा ही थोड़ा थोड़ा काम करने लगा, ठीक है। सो मिनी पार्लियामेंट भी इसको कह सकते हैं, कौन से एक्ट को, चार्टर एक्ट 1853, इम्प्लीमेंटिंग ओपन कंपटीशन, ठीक है। अब यहाँ से वहाँ पे पोजेस किया गया था, ठीक है, वहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कहाँ, ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट अलाउइंग इंडियन पार्टिसिपेशन, मैकाले समिति 1844, ठीक है। जो मैकाले कमेटी थी, ठीक, उनके द्वारा इंडियन जो कंपटीशन सिस्टम है, जो इंडियन ओपन कंपटीशन सिस्टम है, ठीक, ओपन कंपटीशन सिस्टम OCS, ठीक है, 1854 के तहत लॉर्ड मैकाले समिति के द्वारा किया गया था। द फोर्थ लॉ मेंबर गेन्ड वोटिंग राइट्स, तो यहाँ पे देखिए जो लॉ कमीशन भी आया था, ठीक, कब आया था, 1834 में, ठीक है। उसमें जो लॉ कमीशन के जो अध्यक्षता थे कौन थे, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। उनका जो कमीशन का मेंबर थे, 3 मेंबर्स थे, एंड इन दिस एक्ट चार्टर एक्ट 1853 हैज़ इंक्रीज्ड 1 मेंबर, 4th मेंबर ऑफ, ठीक है। सो हियर वी आर, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो चार्टर एक्ट है, ठीक है, हम लोग ने पढ़ा, अभी क्या क्या पढ़ा, जो हम लोग ने पढ़ा यहाँ एवोल्यूशन, ठीक है, उसके बाद से हम